नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल दौरा छाया रहा। उनकी मुलाकातों के अलग अलग मायने भी निकाले गए। वो आए तो पहले बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी उनकी भेंट हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के यहां लंच किया तो डिनर मंत्री गोपाल भार्गव के यहां रहा। सिंधिया संविदा कार्यालय भी गए। टीवी स्क्रीन पर हम आपको सिंधिया की मुलाकातों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिन भर किस तरह भोपाल की सियासत सिंधिया के आने से सरगर्म रही, देखिए ये तस्वीरें। तो आप देखिए, दंदनाती हुई गाड़ियां दौड़ती रहीं सड़क पर और सिंधिया कभी वीडी शर्मा जी के यहाँ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, तो कभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने वहाँ, तो कभी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के यहाँ उनके निवास पर, और कुछ ही देर पहले उनका डिनर समाप्त हुआ होगा गोपाल भार्गव जी के यहाँ। तो ये मेल मुलाकातों का क्रम दिन भर चलता रहा और सिंधिया का स्वागत जिस तरह हुआ है, बीजेपी के सर्किल्स में भी ये चर्चा का विषय रहा कि सिंधिया इस बार एक ख़ास तरीके से नवाजे गए हैं। मध्य प्रदेश के अपने इस दौरे में, जो कोरोना काल यानी दूसरी लहर के बाद उनका पहला दौरा था भोपाल का। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे से दो बातें ज्यादा चर्चा में रहीं। एक, बीजेपी की कार्य समिति, और दूसरा सिंधिया की होने वाली या आगामी भूमिका। आने वाले दिनों में बीजेपी सरकार और संगठन में सिंधिया कैसे चलेंगे? क्या होगा उनका रोल? क्या ये रोल उनका और व्यापक होकर सामने आएगा? देखिए ये खास रिपोर्ट। आ गए सिंधिया। मुलाकातों के मंथन से लिस्ट निकली। एक दिन पहले कार्य समिति फाइनल। 68 सिंधिया समर्थकों का रहेगा दखल। निगम मंडलों की नियुक्तियों पर भी अटकल। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता मेरा है और मैं सभी का हूं। भारतीय जनता पार्टी में आप समझ लीजिए, अगर अभी तक नहीं समझे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पैठ नहीं होती, किसी गुट का पैठ नहीं होता, केवल संगठन होता है। पब्लिक को ये याद है कि सिंधिया भोपाल दौरे पर है और पब्लिक इन मुलाकातों को भी नहीं भूली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे से पहले इस मंथन पर सबकी नजर थी और देखिए ना, सिंधिया के दौरे से एक दिन पहले मुलाकातों के मंथन से कार्य समिति की लिस्ट फाइनल हो गई। हालांकि जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक भी हुई, लेकिन गलती फिर सुधार ली गई। बीजेपी ने कार्यसूची जारी की है, जातियां और कईयों की गलत जातियां नहीं। वो अलग अलग विषय हैं, टंकण की भी त्रुटि हो सकती है और अलग हो सकती है, पर जो आई फाइनल वो सही है। कार्य समिति की जो जंबो लिस्ट जारी की गई है, उसमें सिंधिया समर्थकों को खूब तरजीह मिली है। इसमें सभी को साधने की कोशिश है। बीजेपी ने 402 सदस्यों वाली कार्य समिति में 23 स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए हैं। 162 प्रदेश कार्य समिति सदस्य तो 217 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। 68 सिंधिया समर्थकों को इसमें जगह मिली है। नहीं, मैं कार्य समिति सदस्य जो प्रदेश अध्यक्ष के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से बनी हूँ, तो मैं कार्य समिति में प्रदेश में सदस्य बनी हूँ। मैं कार्यकर्ता बनकर भारतीय जनता पार्टी में काम करूंगी, पूरे तन मन धन से काम। क्या कार्य समिति सदस्य पर्याप्त है कि निगम मंडल का दर्जा भी, क्योंकि मंत्री थी आप, तो मंत्री पद तो कम से कम होना। मुझे तो कार्यकर्ता बनना बहुत पर्याप्त है। मैं कार्यकर्ता बन के काम करती हूँ और जमीन से जुड़ी हुई हूँ, काम करती हूँ। मुझे पद मिले तो उसमें भी खुशी हूँ, नहीं मिले तो उसमें। सिंधिया खेमे में खुशी है तो सिंधिया दौरे और कार्य समिति की लिस्ट को लेकर लोगों के जहन में कुछ सवाल भी है। आखिर सिंधिया के दौरे के पहले ही कार्य समिति क्यों जुड़ती है? सिंधिया दौरे के एक दिन पहले सूची क्यों जारी हुई? सिंधिया के दौरे को किस रूप में देखा जाए? क्योंकि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात में लंच और डिनर भी है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के घर पर उन्होंने लंच भी किया और फिर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात हुई। कयास ये भी लग रहे हैं कि जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देखिए, सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, तो इसलिए सामान्य शिष्टाचार की भेंट थी। नहीं, विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई है और विकास की दृष्टि से हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। जानकारों की माने तो सिंधिया का ये दौरा बीजेपी की कार्य समिति और बीजेपी में प्रभाव साफ नजर आने लगा है। ये बीजेपी के उस कमिटमेंट को दिखाता है कि राज्यों में बीजेपी मजबूत हो। आने वाले दिनों में सिंधिया की भूमिका और बढ़ सकती है, क्योंकि मंगलवार को पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच 100 मिनट की मुलाकात से भी संकेत मिला है कि तैयारी आगे की हो रही है। 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा में बहुत कुछ बदलने वाला है। बड़ा ही ज़बरदस्त स्वागत। और फिर हम कहेंगे कि बीजेपी में आमतौर पर ये नज़ारे कम देखे जाते हैं, जो एक ऐसी पार्टी मानी जाती है जो बहुत इस तरह की चीज़ों में जिसका न ट्रेडिशन रहा है और न वो उसको लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन सिंधिया जी ख़ास हैं क्या? बड़ा सवाल यही है। और जिस तरह का स्वागत है तो वो बताता है कि यकीनी तौर पर वो ख़ास हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों की नई एमएसपी को यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। तिल की एमएसपी 452 रुपये, तुअर और उड़द में 300 रुपये बढ़ाए गए हैं। धान सामान्य की जो एमएसपी है वो पिछले साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़ाई गई है। 1940 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। ज्वार, बाजरा, कपास के साथ करीब 15 फसलों के दाम यानी उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो बढ़ाया गया है। नई एमएसपी पर केंद्र के 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 1 जून में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी। तो धरती पुत्र के लिए सौगातों की घोषणा कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री और केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से किसानों के लिए ये सौगात। धान जो सामान्य स्तर का है उसका भाव अभी 1868 रुपया था और अब 21-22 में ये 1940 रुपया हो गया। इसमें 72 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी है। बाजरा अब 2250 रुपया होगा, 100 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि है। उड़द की दाल में अगर देखेंगे तो ये वृद्धि 65% है। इसी प्रकार से ज्वार है, रागी है, मक्का है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, कपास है, सभी के भाव निरंतर बढ़े हैं और सब 50% से अधिक हैं। चलिए, तो ये निरंतर किसानों के हित में और हित चिंतन की बात है। और उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का स्वागत किया। क्या कहा शिवराज जी ने, आइए सुनते हैं। आज ही केंद्रीय मंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी है। आज ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। विशेषकर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने का भी किसान प्रयास करेंगे जो देश के हित में है। और इन सब फैसलों के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो और अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की, जिनको लेकर लगातार अपोजिशन का निशाना केंद्र की बीजेपी सरकार है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और इसी को लेकर देश भर में 11 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। खबर है कि इस देशव्यापी आंदोलन में राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं।
कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही है। लिहाजा अब कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप्स के सामने अपना विरोध जताएंगे। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस मोर्चा खुलेगी। दोनों प्रदेशों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। आपको बताते चलें कि 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 22वीं बार बढ़ोतरी, 22 बार बढ़ोतरी, 22 टाइम्स बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इस मसले पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत और पेट्रोल पंप्स के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता करेंगे प्रदर्शन। क्या आपको मालूम है कि जिस कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है उसका वजन कितना है? जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम उस वेट की बात कर रहे हैं जिसको वजन कहते हैं, तो शायद आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया में मौजूद सारे कोरोना वायरस के वजन का पता लगाया। इससे ये भी सामने आता है तथ्य कि पूरी दुनिया में किसी तरह के जैविक हथियार से हमला करने के लिए कितना रसायन या बैक्टीरिया या फिर वायरस चाहिए होगा। वैज्ञानिकों ने अपनी नई स्टडी में बताया है कि कोरोना वायरस का कुल वजन एक सेब से लेकर, एप्पल से लेकर एक नवजात बच्चे के, शिशु के वजन के बीच में है। यानी पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए इतने वजन का जैविक हथियार काफी है। बाप रे बाप। वैसे आपको यह भी बता दें कि इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने यह स्टडी की है। उन्होंने दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के सैंपल से ये कैलकुलेशन किया, ये गणना की और देखा जाए तो कोरोना वायरस ने महामारी के समय किसी भी जगह पर 10 लाख से 1 करोड़ लोगों को संक्रमित किया है। इस हिसाब से देखें तो वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस के वजन की गणना की। इस स्टडी के सीनियर रिसर्चर रॉन मिलो का मानना है कि पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस का वजन 0.1 से लेकर 10 किलोग्राम तक हो सकता है। यानी एक एप्पल से लेकर, एक सेब से लेकर एक नवजात बच्चे, शिशु के वजन की तरह। कोरोना वायरस का वजन बड़ी दिलचस्प स्टडी है ये इजराइल की, और नई स्टडी में ये खुलासा हुआ है और बेहद दिलचस्प खुलासा कि एक सेब से लेकर एक नवजात शिशु के वजन जितना कोरोना वायरस का वेट यानी वजन, और काफी महत्वपूर्ण स्टडी। बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, बड़े युवा नेता और ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि जितिन लगातार 3 चुनावों से हार रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनमें बड़ी संभावना देख रही है। क्या होगी ये संभावना? क्या इसको प्रियंका गांधी के मुकाबले एक युवा नेता को खड़ा करना, और क्योंकि वो माना जाता है कि राहुल गांधी जी के करीबी लोगों में उनका शुमार होता रहा है। बहरहाल बीजेपी का क्या प्लान है ये तो आगे समझ में आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी प्रियंका गांधी को चैलेंज करने के लिए एक लीडरशिप का प्लान ज़रूर तैयार कर रही है। और कांग्रेस का काउंटर क्या होगा, ये भी बहुत दिलचस्प सवाल है। पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट जिनमें इन सवालों के जवाब देने की कोशिश है। यूपी में वोट से पहले कांग्रेस को चोट, G23 ग्रुप से मिला पहला झटका, जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल। बीजेपी का मिशन नॉर्थ इंडिया, मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपनी गोलबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की उसकी चिर परिचित प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर। भगवा पार्टी ने यूपी के कद्दावर नेता जितिन प्रसाद को कांग्रेस से छीन लिया है।
ब्राह्मण वोटों पर अच्छी पकड़ रखने वाले जितिन 2022 और 24 में बीजेपी के मिशन यूपी की राह को आसान बनाने में बड़े मददगार साबित होंगे। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले उनकी गृह मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात हुई। वे भगवा ओढ़ते ही बोल पड़े कि आखिर बीजेपी में क्यों आए। असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी कयास लगाए गए थे कि वे कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। जितिन प्रसाद धोरहरा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वे मनमोहन सरकार के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यूपी में प्रियंका गांधी के आने के बाद जितिन प्रसाद को साइडलाइन कर दिया गया था। पार्टी के कार्यक्रमों में भी उनको कम तवज्जो मिलती थी। हालांकि जितिन ने कभी खुलकर इसको जाहिर नहीं किया, लेकिन अब पार्टी छोड़ने के बाद वे खुलकर बोल रहे हैं कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या उचित है? लगता है बीजेपी ने बंगाल से बड़ा सबक लिया है। दक्षिण में उसकी दाल गलती नहीं। अब टारगेट पर बचा उत्तर और हिंदी बेल्ट की 240 सीटें। इन्हें साधने बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है। इस सेंध में राहुल की चौकड़ी से जितिन दूसरा बड़ा चेहरा है। सिंधिया पहले से ही मध्य प्रदेश को मजबूती दे रहे हैं। राहुल के करीबियों में अब बचे राजस्थान में सचिन पायलट और महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा। खबरें हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फिर ठन गई है। मिलिंद देवड़ा की भी पार्टी से नाराजगी बनी हुई है, यानी बीजेपी राहुल गांधी को तो रोक ही रहे हैं। प्रियंका गांधी के रथ की भी घेराबंदी शुरू कर दी गई है। इंतजार करिए आने वाले दिनों में कांग्रेस से कौन सा बड़ा विकेट गिरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एक गीत याद आता है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स गुरुदत्त साहब का, उन्हीं की फिल्म का ये गीत था। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। लेकिन ये सियासत है और सियासत में मिलना और बिछुड़ना ये चलता रहा है, ये सदियों पुरानी रीत है। अब बात करते हैं एक हाई प्रोफाइल शादी की और उसके ब्रेकअप की। वैसे शादी करने के बाद ब्रेकअप नहीं होता, अलग होने के लिए तलाक लेना होता है। लेकिन यहाँ कहानी अलग है। पूरा मामला टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां से जुड़ा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नुसरत वेड्स निखिल, नुसरत ब्रेक्स निखिल। बंगाली एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर सुर्खियों में हैं। पहले जब उनकी शादी हुई तो दूसरे धर्म में शादी पर बहस गरमाई। उनका सिंदूर लगाना भी बहुतों को खल गया, लेकिन एक्ट्रेस ने सबकी बोलती बंद कर दी। अब इसी प्यार में तकरार हो गया है, शादी टूटने की कगार पर है, तो फिर से नुसरत और निखिल मीडिया में छाए हैं। नुसरत का कहना है कि उनकी शादी मान्य नहीं है, लेकिन 2019 में वो भी एक वक्त था जब तुर्की में हुई निखिल जैन के साथ शादी की तस्वीरें उन्होंने शेयर की थीं। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक शादी अमान्य हो गई? दरअसल पिछले कुछ समय से नुसरत और निखिल के बीच में अनबन की खबरें आ रही थीं। निखिल ने बताया कि वो 6 महीने से साथ भी नहीं है। इसी सब के बीच नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरों ने भी तूल पकड़ा, जिस पर निखिल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर नुसरत प्रेग्नेंट हैं भी तो वो बच्चा उनका नहीं है। अब नुसरत जहां ने इस मसले पर बयान जारी कर कहा, एक विदेशी भूमि पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार शादी अमान्य है। इसके अलावा क्योंकि ये एक दो धर्मों के लोगों के बीच में हुई शादी थी, इसीलिए इसे भारत में कानूनी मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे दोनों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। निखिल ने केस भी दर्ज कराया है। निखिल का कहना है कि नुसरत मेरे नहीं किसी और के साथ रहना चाहती हैं। इसी सब के बीच में नुसरत के पॉपुलर एक्टर यशदास गुप्ता संग अफेयर की खबरों को भी हवा मिल रही है।
खबरें हैं कि दोनों पिछले साल दिसंबर राजस्थान ट्रिप पर गए थे। इस दौरान दोनों नजदीक आए। अब सवाल ये भी है कि आखिर सच क्या है, किसे सच माने? जब शादी ही अमान्य है तो फिर दिल परमानेंट कैसे रह सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पता नहीं क्या कहानी है सर, बड़ा उलझा हुआ पेचीदा किस्म का मामला है, लेकिन शादी एक ज़ाती मामला है, उस पर क्या टीका टिप्पणी की जाए? तो बेहतर है कि उस पर न करते हैं टीका टिप्पणी और बढ़ते हैं आगे। कुछ ऑफबीट खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और तमाम तरह के जो पहचान पत्र हैं वो दिखाकर पंजीयन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन ग्वालियर में कुछ लोगों का टीकाकरण तो दूर, वैक्सीनेशन तो छोड़ दीजिए, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना भी मुश्किल हो गया। आखिर क्यों सर? देखिए ये रिपोर्ट। देश में आज कई योजनाएं, मुहिम, नियमों की भेंट चढ़ जाती हैं। ऐसा ही एक नियम है आधार कार्ड दिखाइए और वैक्सीन लगवाइए। लेकिन सवाल ये है कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर क्या होगा? और इसी सवाल से ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में रहने वाले बेसहारा लोग जूझ रहे हैं। इनके पास ना तो आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड और ना ही अपनी पहचान साबित करने का कोई कागज। आश्रम में अभी लगभग 49 लोग हैं और ये सड़कों पर बेसहारा, लावारिस, जिनके पास अपना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे लोग इस आश्रम में। प्रशासन के लगातार हम संपर्क में हैं, जो जिला अधिकारी हैं, और उनसे हमारी बात भी हुई थी। तो थोड़ा सा इनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर ही जो इशू था, मगर अभी 2 दिन पहले ही बात हुई है और हो सकता है, संभवतः है 1-2 दिन में इसका सोल्यूशन निकल आएगा और इनका वैक्सीनेशन हो जाएगा। स्वर्ग सदन आश्रम के ये लोग शहर के सड़कों पर बेसुध तंग हालत में मिले थे। इनमें से कुछ लोग खुद की पहचान भी भूल चुके हैं। यही वजह है कि इनका अभी तक वैक्सीनेशन अटका हुआ है। बात जिम्मेदारों तक पहुंच चुकी है। मामले का समाधान निकालने की कोशिश भी जारी है, लेकिन नियम में तो ये लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो लोग ऐसे हैं, उनका पहले उनको आधार कार्ड बनवा के और फिर उनको वैक्सीनेशन करवाएंगे। मतलब जल्दी उनको जल्दी ही सुविधा मिलेगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं, समस्या है, लेकिन हम उसका तत्काल निराकरण करेंगे। कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन कराना है। सरकारी नियमों में अब वैक्सीनेशन अनिवार्य होने जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन के नियम ही इस अनिवार्यता को चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। चलिए, संवेदनशील रुख है प्रशासन का, ये अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हाल ही में मोरक्को में माली की एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। इसकी काफ़ी चर्चा हुई सर, है भी बड़ी खबर, चर्चा होगी ही। लेकिन इस रिकॉर्ड को भी साउथ अफ्रीका की एक महिला ने तोड़ दिया है। 37 साल की इस महिला का दावा है कि उसने एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 बच्चों को जन्म दिया है। अगर ये बात सही होती है और डॉक्टर्स इसकी पुष्टि करते हैं तो ये अपने आप में एक जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले 9 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड माली की महिला के नाम है, जिसने इसी मई में ये रिकॉर्ड बनाया है। 10 बच्चों का दावा करने वाली महिला का नाम गोसियामे थमारा सिथेलो है। 10 बच्चों में 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। सिथेलो को पहले से ही 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, यानी अब वो 1 दर्जन बच्चों की मां बन गई हैं। ओहो हो, बड़ी जबरदस्त रिकॉर्ड, एक अपने आप में कीर्तिमान इस खबर का। 10 बच्चे, इनको तो एक साथ पालने में देखकर ही ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी कि जिसकी कल्पना करना कठिन है। प्रणाम है इनको। क्या समुद्र भी थूकता है? अरे चौंकिए मत, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा सर, कोई गलत बात नहीं की। तुर्की में इन दिनों एक ऐसी चीज सामने आई है और ये खतरनाक भी है। समुद्री थूक एक रासायनिक जैविक वस्तु है। इसे दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है। इसे समुद्री स्नॉट और मरीन म्यूसलेज भी कहते हैं। ये एक क्रीम की तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। इस पर बैक्टीरिया, वायरस पनपने की आशंका भी रहती है। साथ ही इसकी वजह से समुद्र के नीचे रोशनी और हवा भी नहीं जा पाते हैं, जिसका समुद्री जीवों पर दुष्प्रभाव होता है।
और उनकी मृत्यु भी होने लगती है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के पास स्थित मारमारा सागर के तटों पर यह समुद्री थूक जमा हो गया है। इसकी वजह से समुद्री जीवों और मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है उस पर भी असर पड़ रहा है। तो प्रकृति के साथ जो हमारा खिलवाड़ का एक सिलसिला निरंतर चल रहा है वो नाना प्रकार के दुष्प्रभावों के रूप में सामने आ रहा है। और कौन जानता है कि ये समुद्री स्नॉट या थूक उसी का एक हिस्सा हो। इसकी तह तक वैज्ञानिकों को पहुंचना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।